हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज लास्ट टॉपिक है चैप्टर 6 का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का लास्ट चैप्टर है। और इसमें मज़ा भी आएगा थोड़ा बहुत और सीखने में अच्छा भी लगेगा। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है उंगली छाप डीएनए। आज किस टॉपिक पे हम बात करेंगे? उंगली छाप डीएनए। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फिंगरप्रिंट डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट। कैसा फिंगरप्रिंट? डीएनए फिंगरप्रिंट। इसका नाम तो आप ज़रूर सुने होंगे। जी हाँ, अगर आपको खाता से पैसा निकालना है आज के ज़माने में तो आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड होना ज़रूरी है तो आधार कार्ड बनाए होंगे तो आपका फिंगरप्रिंट लिया होगा। आपका फिंगरप्रिंट लिया होगा ज़रूर, ठीक है ना। तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो अपना फिंगरप्रिंट लगाते हो तो पैसा आसानी से निकाल लेते हो। तो ये कन्फ्यूज़न किसे है? ये कन्फ्यूज़न यह है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सबका उंगली छाप अलग अलग क्यों होता है? सबका उंगली छाप अलग अलग क्यों होता है? तो अभी पिछले में मानव जीनोम परियोजना में यह बताए थे कि 99.9%, कितना? 99.9% सभी मानव का जीन एक ही तरह से है। कैसा है? एक ही तरह के। लेकिन 0.1% जो जीन है वो डिफरेंट है। क्या है? अलग अलग है। तो मात्र 0.1% अलग होने से क्या इतना भयानक विस्तार हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इतना भयानक विस्तार हो सकता है कि सभी आदमी का, सभी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। उसमें से भी कुछ कुछ मिलता है, कुछ कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि कोई बच्चा खो जाता है तो उसका डीएनए चेक करके पता किया जाता है कि इसके पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स से ही उनमें कुछ ना कुछ डीएनए ऐसा, कुछ ना कुछ डीएनए या जीन ऐसा होगा जो मेल जोल खाएगा, ठीक है ना। तो बच्चा जब खो जाता है तो ये भी किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक पक्षी है या एक पशु है या एक जीव है, मतलब पक्षी नहीं है, यह एक जीव है जिसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल मानव के जैसा, के हाथ की जो उंगली होता है ना उसी के जैसा होता है। एक पक्षी होता है, ठीक है ना, उसका फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल मानव का जैसा फिंगरप्रिंट होता है वैसा होता है उसी का। एक पशु है, ठीक है ना, उसका नाम है कलाओ। क्या नाम है? कलाओ, ठीक है ना। तो एक और क्या होता है, ये जो जीव है ना, जीव मानव का जो जीव है, इसका भी अगर जो डीएनए फिंगरप्रिंट करेगा तो सभी व्यक्ति का अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट तो नहीं बोलते हैं इसको, लेकिन जैसा उंगली का छाप सभी आदमी का अलग है उसी तरह से जीव का भी छाप होता है ना, उसका भी अलग अलग होगा। किसी व्यक्ति का सेम नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर इसकी राज क्या है, जो कि सबका उंगली का जो रेखा होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं उंगली छाप डीएनए के बारे में। सबसे पहले मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। क्या है? ये मान लीजिए एक व्यक्ति है इस तरीके का। ये कैसा व्यक्ति बन गया ये? ओहो, ये मान लीजिए इस तरीके का एक व्यक्ति है, ठीक है। ये एक व्यक्ति है। क्या है? ये एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है ए। क्या नाम है? ए। यह एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का नाम है इस व्यक्ति का नाम है बी। इस व्यक्ति का नाम क्या है? बी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ए व्यक्ति बी से बिल्कुल अलग कैसे होगा। ये दोनों का डीएनए अलग कैसे होगा, डीएनए फिंगरप्रिंट अलग कैसे हो सकता है। तो जो हम बताए थे कि 99.9% तो सेम ही होता है। क्या होता है? सेम होता है। 0.1% ही क्या होता है? डिफरेंट सीक्वेंस वाला होता है। डिफरेंट सीक्वेंस वाला होता है। कैसा होता है? डिफरेंट सीक्वेंस वाला, मतलब कि अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हमको ए व्यक्ति में और बी व्यक्ति में दोनों में डिफरेंस करना है, तो कैसे करेंगे? तो दोनों के डीएनए के बीच डिफरेंस कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डीएनए लेंगे। दोनों का क्या करेंगे? डीएनए लेंगे। दोनों का डीएनए लेंगे। ठीक है भाई साहब, दोनों का डीएनए ले लिए। डीएनए भी दो तरीके का होता है। एक होता है कोडिंग, एक होता है नॉन कोडिंग।
अब ये कैसा डीएनए है भाई? कोडिंग नॉन कोडिंग नहीं सुने हैं तो सुनिए। कोडिंग वो डीएनए होता है जो कुछ ना कुछ सीक्वेंस करता है। क्या करता है? जो सीक्वेंस करता है, यानी कि जो जीन को एक्सप्रेस करता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। जो डीएनए जीन को एक्सप्रेस आसानी से कर दे उसको क्या कहते हैं? कोडिंग डीएनए। और जो जीन एक्सप्रेस ना कर पाए, जीन एक्सप्रेशन बताया ना, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, ये भी टॉपिक बता चुके हैं। जो नहीं देखे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, उसी का वर्ड यूज हो रहा है। जो जीन एक्सप्रेस करे, जो जीन एक्सप्रेस करे वैसा डीएनए, जिसका जीन एक्सप्रेस करे उसको कोडिंग डीएनए बोलते हैं। और जिसका ना करे, जिसका जीन एक्सप्रेस ना करे उसको नॉन कोडिंग बोलते हैं। तो अगर जीन एक्सप्रेस कर रहा है वो तो 99.9% व्यक्तियों में सेम है। कैसा है? सेम है। यही वाला जो है नॉन कोडिंग वाला भाग है, ये जीन एक्सप्रेस नहीं करता है, तो इसी में बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है? इसी में चेंजिंग हो सकता है, इसी में म्यूटेशन हो सकता है। 5वें चैप्टर में भी म्यूटेशन के बारे में बताए थे कि म्यूटेशन क्या होता है। बताइए, रिवीजन कीजिए। अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आना, अचानक से डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है, यानी कि हिंदी में उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? तो ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है, ये जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। क्या आएगी? चेंजिंग आएगी। तो अगर इसमें म्यूटेशन रह जाता है, इसमें म्यूटेशन आसानी से रह जाता है, इसमें म्यूटेशन नहीं रह पाता है। तो जिसमें म्यूटेशन रह जाता है उसी को ना जानना आसानी होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंट चेक करेंगे तो किस पर करेंगे? नॉन कोडिंग पर। किस पर? नॉन कोडिंग पर, क्योंकि इस पर म्यूटेशन आसानी से रह जाता है। तो हम दोनों व्यक्ति का नॉन कोडिंग डीएनए ले लिए, और इसमें से क्या करते हैं? ए व्यक्ति का नॉन कोडिंग देखते हैं और बी व्यक्ति का भी नॉन कोडिंग देखते हैं, उसके डीएनए का सीक्वेंस देखते हैं। तो दोनों का सीक्वेंस नहीं मिलता है, दोनों का सीक्वेंस नहीं मिलता है। ठीक है ना? और फिर दोनों का क्या किया जाता है? अलग से उसका फिर आइसोलेशन करेगा, वीएनटीआर करेगा, बहुत प्रोसेस है इसको। और ये अधिकतर यूज जानते हैं कहाँ होगा? ये जब 11th चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इसका बहुत सारा प्रोसेस मिलने वाला है। ये कैसा सवाल है? हाँ जी हाँ। जैसे कि इसमें आएगा पीसीआर। क्या आएगा? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो सारा रिएक्शन किस में पढ़ना है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सब वहीं पढ़ना है। वीएनटीआर भी वहीं पढ़ना है। वेरिएबल नंबर, अरे मान लो ई व्यक्ति का कुछ डीएनए का सीक्वेंस का नंबर कुछ और आ रहा है, मान लीजिए 9 आ रहा है और इसका 12 आ रहा है, तो दोनों का अलग अलग हो रहा है ना, नॉन कोडिंग वाला नहीं मिल रहा है, दोनों का अलग अलग है। बोले तो 99% सेम होता है, 0.1% डिफरेंट सीक्वेंस वाला होता है। तो एक व्यक्ति में मान लीजिए 9 वाला सीक्वेंस मिल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति में 12 वाला सीक्वेंस मिल रहा है, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। तो वो नॉन कोडिंग से ही चेक किया जाता है। नॉन कोडिंग होता क्या है? वैसा डीएनए जो जीन को एक्सप्रेस ना कर पाए, वैसा डीएनए जो जीन को एक्सप्रेस ना कर पाए, और जो जीन को एक्सप्रेस कर दे उसको कोडिंग कहते हैं। कोडिंग में क्या होता है? म्यूटेशन नहीं रहता, कोडिंग में म्यूटेशन नहीं रह पाता, उसको म्यूटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन नॉन कोडिंग क्या होता है? वेरिएबल होता है, इसमें म्यूटेशन आसानी से रह जाता है। इसी से हम दो व्यक्ति के अनुमान को लगा सकते हैं, दो व्यक्ति के बीच डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से किस प्रकार अलग है। तो उसके डीएनए को चेक करेंगे, उसके नॉन कोडिंग को चेक करेंगे। ठीक है ना? इसमें बहुत सारा होता है, जैसे सैटेलाइट डीएनए भी होता है, रिलेटिव डीएनए भी होता है, मतलब रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। अनुषंगी डीएनए शायद हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना? उतना सब नहीं पूछेगा। रिपीटेटिव डीएनए बताए थे कि एक ही तरह का सीक्वेंस अगर जो रिपीट कर रहा हो, एक स्टैंड पर एक ही तरह के डीएनए सीक्वेंस अगर जो रिपीट कर रहा हो, इसी को बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। तो ऐसा कोडिंग में होगा, नॉन कोडिंग में नहीं होगा। ठीक है ना? तो नॉन कोडिंग में समझ में आ गया कि दोनों का अंतर कैसे करेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति का नॉन कोडिंग वाला डीएनए सीक्वेंस आ रहा है 9, और एक व्यक्ति का आ रहा है नॉन कोडिंग वाला डीएनए सीक्वेंस 12। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? वेरिएबल हुआ कि नहीं? इसी को बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है ना? तो सोचिए, डीएनए फिंगरप्रिंट अगर सबका मिल जाता तो हर एक व्यक्ति का पहचान कैसे हो पाता, अलग अलग पहचान कैसे हो पाता। कैसे आसानी से आधार कार्ड में टिप्पा लगाते हैं, फिंगर लगाते हैं, पैसा निकालते हैं, कितना आसानी काम है ना। आपका पैसा कोई और नहीं निकाल सकता, ये भी है। ठीक है ना? और आँख को भी स्कैन किया जाता है, इसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये सब उतना जानना नहीं है, इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। जो भी मानव जीनोम परियोजना था और ये डीएनए फिंगरप्रिंट है, इसको आप लोग अच्छे से रीडिंग करिए। इसके मेन पॉइंट को तो हम बता दिए हैं, समझाने का जो था
वो समझा दिए हैं। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का बुक लेना है और मानव जीनोम परियोजना को शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अपने से पढ़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ा जो जो मेन मलाई छाट के दे दिए, ठीक है ना। मानव जीनोम परियोजना का मेल मलाई छाट के दे दिए। मलाई कहने का मतलब क्या हुआ, उससे जो निकल पाया हम उसको निचोड़ के निकाले और उसको आपको परोस दिए और आप खा लिए। इतना आसानी से नहीं खाया जाता है। आप अपने से भी कुछ खाना तैयार कीजिए, मतलब कि अपने से भी कुछ पढ़ना प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एक्चुअली में इसको ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो इसका डिटेल कैसे लिख पाएगा। अगर जो 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ देगा तो डिटेल लिखना होगा ना। हम तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका होता है समाप्त। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर होता है समाप्त। इसके नीचे लिख दीजिएगा द एंड। और ये एक ऐसा चैप्टर था जिसको स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा छात्र को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। बहुत बोरिंग इसको बोला जाता है कि ये बहुत बोरिंग चैप्टर है। कैसा चैप्टर है ये, बहुत बोरिंग चैप्टर है। तो मैं बता दूं कि जो चैप्टर बोरिंग होता है वही चैप्टर स्कोरिंग होता है। क्या, हाँ, यही बात तो बोलना चाह रहे थे। जो स्टूडेंट को जैसा चैप्टर उसको बोरिंग लगता है, वही एग्जामिनर को क्या करता है, वो स्कोरिंग वाला चैप्टर बना देता है उसको। जिसको स्टूडेंट को लग रहा है अरे यार ये तो बोरिंग है, अरे यार यही स्कोरिंग है, बोरिंग नहीं है, यही स्कोरिंग है। इसी से स्कोर आने वाला है, इसी से आपका स्कोर आपका फ्रेंड से मिलने वाला है, मतलब कि अलग अलग होने वाला है। वो कहीं और चला जाएगा, आप कहीं और रह जाइएगा नंबर के मामले में, ठीक है ना। और किसी के मामले में नहीं, हम क्या बता सकते हैं और किसी के मामले में। इसकी जानकारी तो आपको खुद होगी कौन कौन मामले में, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा सा बोरिंग तो था, लेकिन स्कोरिंग भी था और हर एक चीज़ को क्लियर कट समझाए हैं एकदम। देखना, इस चैप्टर का लगभग ये 24वां वीडियो चल रहा है। 24वां वीडियो, 24 वीडियो बना चुके हैं इस वीडियो को जोड़ करके। कितना, 24 वीडियो। तब जा कर के ये चैप्टर क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है। सोचिए कितना डीपली से हम बताए होंगे। उतना भी डीपली नहीं बताए हैं कि ज़्यादा डीपली चल जाए। कहीं कहीं पर नाम लिए हैं और बताए हैं ऐसे करके कि ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है ना। तो इतना तक बता चुके हैं। सोचिए छठा चैप्टर का 24 वीडियो है। हर एक चीज़ को, हर एक सब टॉपिक को हम टॉपिक बना करके पढ़ाए हैं। जैसे कि आरएनए था तो आरएनए का भी 3 प्रकार था, mRNA, tRNA, rRNA। सभी पर अलग अलग वीडियो बना के बताए कि नहीं। 3 वीडियो बन गया सिर्फ आरएनए पर। एक आरएनए टाइप ऑफ आरएनए बताया और उसमें भी तीन प्रकार का था, तो तीनों अलग अलग प्रकार का आरएनए बताया, उसमें 4 वीडियो बन गया सिर्फ आरएनए में। फिर डीएनए वाला जो सबसे बड़ा वीडियो था, मेरा सबसे बड़ा वीडियो कौन है, जो सबसे पहला वीडियो है डीएनए, यानी कि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे, तो डीएनए वाला जो है सबसे बड़ा वीडियो बना था, जो कि 43 मिनट का था, ठीक है ना। और उसमें भी बहुत अच्छा से समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा और मेरा स्टेप भी समझ में आया होगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना। स्टेप भी समझ में आना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। और इसके बाद क्या स्टार्ट करना है कमेंट में जल्दी बताइए। हमको तो लगता है छठा या 7वां चैप्टर है एवोल्यूशन, तो उसी को ख़त्म कर देते हैं। और एवोल्यूशन भी ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ा ही जा सकता है, उसका भी मलाई छाट के दे देंगे। और लेकिन आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं एवोल्यूशन चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।